एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 एकदम रोलर कोस्टर राइड की तरह है। जब भी तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी ये शो तुम्हारे पैरों तले जमीन खींच लेगा। सीजन 3 की शुरुआत होती है टाइम जंप के साथ, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आरिसु और ओसागी अब रिलेशनशिप में है। सीजन 2 के बाद लगता है कि दोनों ने अपनी खुशियों भरी एंडिंग पा ली है। हर चीज एकदम नॉर्मल लग रही होती है, लेकिन अभी तो सबसे बड़ा तूफान आना बाकी है। ओसागी अपने पिता की मौत से पूरे तरीके से उभर नहीं पाई। इसी कमजोरी का फायदा उठाता है एक नया कैरेक्टर रियोजी। वो ओसागी को एक इमोशनल ट्रैप में फंसाता है और उसे वापस खींच लेता है बॉर्डरलैंड में। और इसके बाद होता है भाई गेम फिर से चालू। इन सब का असली मास्टरमाइंड होता है बंदा। हाँ भाई, वही बंदा जो कि सीजन 2 के एंड में बॉर्डरलैंड का नागरिक बन गया था। बंदा रियोजी को एक डेंजरस डील ऑफर करता है, आरिसु को वापस लेकर आ जाओ और ओसागी को मार दो। उसका प्लान एकदम सिंपल था, आरिसु को मजबूर करो बॉर्डरलैंड में हमेशा के लिए रहने के लिए। शुरू में जब सब बंदा के प्लान के अकॉर्डिंग होता है और लगता है कि आरिसु और ओसागी के लिए कोई भी होप नहीं बची, तभी भाई हमको आरिसु के जज्बे के बारे में पता चलता है कि वो ओसागी को कितना ज्यादा प्यार करता है। वो एकमात्र भाई ऐसा बंदा है जो कि कभी भी हार नहीं मानता। बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान की बाजी लगाकर ओसागी को बचा लेता है और दोनों रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। बस यही हम सब लोग सोचते हैं कि अब शो खत्म हो गया, दोनों अपनी सुखद जिंदगी फिर से चालू कर चुके हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। एक ऐसी चीज होती है जो कि पूरे शो का मूड पलट देती है। और भी दोस्तों शो की कई ऐसी बातें हैं जो कि अभी भी इनकम्प्लीट है। इन सारे सवालों का जवाब मैं आप सब लोगों के लिए ढूंढ कर लाया हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस धांसू वीडियो की। तो एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 के फिनाले में आरिसु और ओसागी फाइनली रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। आरिसु एक बहुत ही कठिन डिसीजन लेता है, मरने के बजाय जीने का, चाहे जीवन कितना ही दर्द भरा क्यों ना। इस सीरीज के एंड में जिस तरीके से मौत को एक्सप्लेन किया गया है वो सच में भाई काबिले तारीफ है। बंदा जैसे ही आरिसु को गोली मारने वाला होता है, तभी एक टोपी पहने हुआ आदमी वहाँ पर आता है। उसके इस डिसीजन लेने से पहले वो एक बहुत ही हार्ड लेवल की वार्निंग देता है। वो कहता है कि रियल वर्ल्ड में बहुत ही खतरनाक लेवल की प्रलय आने वाली है। जिस तरीके का डिजास्टर हम सीजन 1 में देख चुके हैं वो तो कुछ भी नहीं था। इस बार जो मीटेरॉइड आने वाला है वो बहुत बड़ी होगी, जिससे कि लाखों लोगों की मौत होने वाली और उनकी आत्माएं बॉर्डरलैंड पर पहुंच जाने वाली हैं, यानी कि लाइफ और डेथ के बीच वो मिस्टीरियस वर्ल्ड। और देखा जाए तो यार मैंने भी उन अंकल जी की बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आरिसु और ओसागी अपने फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे होते हैं, एक पीसफुल लाइफ, एक फैमिली और अपने होने वाले बच्चे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन इसके बाद आता है भाई शो में एक नया ट्विस्ट। जापान में अचानक से मल्टीपल अर्थक्वेक्स आने लगते हैं। आरिसु न्यूज देखता है और उसे पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड के टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब भाई ये बहुत बड़ी बात है। ये एक नॉर्मल डिजास्टर बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब बात सिर्फ टोक्यो की ही नहीं है, पूरा वर्ल्ड घेरे में आ गया है। इसके बाद भाई फाइनल सीन शिफ्ट होता है कैलिफोर्निया यूएसए में। पहली बार हम बॉर्डरलैंड के बाहर किसी और कंट्री को देखते हैं। वहाँ पर एक वेट्रेस होती है, इसका नाम एलिस था। इस मोमेंट पर एक बहुत ही बड़ा सिंबॉलिक हिंट मिलता है। शायद ऐसा हो सकता है कि आरिसु पहले 3 सीजन के लिए एलिस था, लेकिन अब लगता है कि स्टोरी एक नए चैप्टर में एंटर कर रही है। इस बार एलिस कोई और नहीं, वो अमेरिकन वुमन है। लेकिन भाई इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सीजन 3 की एंडिंग आरिसु और ओसागी के लिए क्या मतलब बना रही है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इन दोनों कैरेक्टर्स की कहानी अभी भी बाकी है। उन्होंने बॉर्डरलैंड के सारे डेडली गेम सर्वाइव किए हुए हैं, लेकिन जो हिंट हमको एंड में मिलते हैं उन सबको तो देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए बड़े बड़े चैलेंज इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि भाई इस बार सिर्फ और सिर्फ बॉर्डरलैंड की बात नहीं रही है, अब बात आ चुकी है रियल वर्ल्ड पे। अब तुम खुद ही सोचो, इस पूरे रियल वर्ल्ड में इतने बड़े लेवल का डिजास्टर हो जिसके लपेटे में सब लोग आ जाएं, उसके बाद तो भाई दुनिया भर के लोग बॉर्डरलैंड में खींच ले जाएंगे। मतलब सिर्फ जापान के प्लेयर्स नहीं, पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स होंगे। और कंपटीशन के डिफिकल्टी की बात तो भाई बिल्कुल करो ही मत। सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी एकदम 0। फिलहाल के लिए तो आरिसु और ओसागी रियल वर्ल्ड में सेफली वापस आ चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। अब आते हैं दोस्तों इस मैन इन द हेड के ऊपर। इस बंदे को जब हम पहली बार देखते हैं तो हमें यही लगता है कि क्या ये बंदा जोकर है, पर वो आदमी अपनी इनिशियल स्टेटमेंट में ही ये बात क्लियर कर देता है कि वो जोकर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक गार्ड या फिर गेट कीपर जो लाइफ और डेथ के बीच के वर्ल्ड को संभालता है। वो आरिसु को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि डेथ को एक्सेप्ट कर ले, पर साथ ही यार वो इस चीज को भी कन्फेस करता है कि वो खुद बॉर्डरलैंड में इसलिए रहता है क्योंकि वो मौत से डरता है। ओरिजिनल एलिस इन बॉर्डरलैंड मांगा में जोकर को एक फेरीमैन के रूप में दिखाया गया है, जो कि मरे हुए लोगों को नीदर वर्ल्ड लेकर जाता है। सीरीज में उस टोपी वाले आदमी का रोल मुझे कुछ इसी तरीके से लगता है। और जाते आते भाई वो इस बात को भी क्लियर कर देता है कि ना वो खुद एक जोकर है, ना तो भगवान एक जोकर है, ना ही एक इंसान, बल्कि जोकर तो एक मिस्टीरियस फिगर है जो कि लाइफ और डेथ के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। अब इस बारे में तो दोस्तों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जोकर कार्ड का एलिस इन बॉर्डरलैंड में क्या मीनिंग है, लेकिन अब जाके भाई जोकर कार्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है सीजन 3 के लिए। और इसका मीनिंग भाई सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही डीप सिंबॉलिज्म छुपा हुआ है। चलो उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब आरिसु बॉर्डरलैंड में वापस आता है, बंदा जब उसको गोली मारने ही वाला होता है, तभी उसकी मुलाकात होती है उस टोपी वाले आदमी से। वो आरिसु को एक गेम के लिए इनवाइट करता है जो कि एकदम सिंपल सा होता है। एक डेक से वो रैंडम कार्ड निकालता है और कहता है कि इनमें से कोई एक कार्ड चुनो।
रूल ये था कि अगर आरिसु जोकर कार्ड को चूज करता है तो उसका भविष्य वो टोपी वाला आदमी डिसाइड करेगा। आरिसु के पास कोई डिसीजन नहीं होगा। अब आरिसु यहाँ पर दिल पर पत्थर रखकर एक कार्ड को चूज करता है और भाई सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि वो दोनों ही कार्ड जोकर निकलते हैं। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट भाई यही होता है कि दोनों ही कार्ड जोकर के थे। मतलब हम सबको यहाँ पर दो चॉइसेस दिख रही थी, लेकिन एक्चुअल में आरिसु के पास सिर्फ एक चॉइस ही थी। आरिसु यहाँ पर उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है। इसके बाद भाई वो एक बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सप्लेनेशन देता है। वो ये कहता है कि डेक के अंदर 4 सूट होते हैं और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, यानी कि टोटल 344 कार्ड्स। अब अगर हम एक जोकर कार्ड को ऐड करते हैं तो पूरे टोटल कार्ड्स हो जाते हैं 365 और 365 डेज एक साल में भी होते हैं। अगर तुम दूसरा कार्ड ऐड करो तो वो 366 हो जाता है, यानी कि एक लीप ईयर के बराबर। मतलब वो फरवरी में 29 दिन होते हैं ना, बस वही। इस लीप ईयर का भाई एक बहुत ही डीप मीनिंग है। लीप ईयर का एक एक्स्ट्रा दिन एक साल के पैटर्न को पूरे तरीके से तोड़ देता है। वैसे ही जोकर कार्ड भी बॉर्डरलैंड के पैटर्न को पूरे तरीके से तोड़ देता है। मतलब उस एक दिन की वजह से पूरा बैलेंस हिल जाता है साल भर का, और उस एक एक्स्ट्रा दिन में ना जाने क्या क्या हो सकता है। जोकर कार्ड एग्जैक्टली यही एक्सप्लेन करता है कि तुम कितना भी प्लान क्यों ना कर लो, कुछ चीजें अचानक से ही होंगी और कुछ चीजें आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करेंगी। और बॉर्डरलैंड तो भाई खुद उस किस्मत पर डिपेंड करता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर लाइफ और डेथ के बीच एक एक्स्ट्रा दिन, एक एक्स्ट्रा मोमेंट जोकर कार्ड के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। इतने दिनों से हम जोकर कार्ड को एक मास्टर कार्ड की तरह समझ रहे थे, लेकिन मैन इन दी हेड ये समझाता है कि जोकर कार्ड कोई मास्टर कार्ड नहीं है, कोई रूलर नहीं है जो कि पूरे गेम को कंट्रोल कर रहा है। जोकर बस एक जगह को फिल कर रहा है, जैसे जिंदगी और मौत के बीच में एक प्लेस होल्डर। तो जब वो टोपी वाला आदमी आरिसु को 2 कार्ड्स देता है और वो दोनों जोकर के होते हैं, तो ये बात तो भाई इस टोपी वाले आदमी को भी नहीं पता हो। वो यही बताता है कि लाइफ में कई बार चॉइस नहीं होती, कई चीजें रैंडम भी होती है। अब चलो यार दोस्तों इस टोपी वाली आदमी की बात करते हैं। पहले तो दोस्तों हम सबको यही लगता है कि ये वही जोकर है, इसको इतनी देर से देखने के लिए हम तरस रहे थे, लेकिन वो ये क्लियर बता देता है कि भाई वो जोकर नहीं है। वो अपने आप को गार्ड या फिर गेट कीपर के रूप में डिस्क्राइब करता है, जो लाइफ और डेथ के बीच के वर्ल्ड को मेंटेन करता है। वो आरिसु को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो मौत को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो बॉर्डरलैंड में इसलिए है क्योंकि वो मौत से डरता है। इन सब के बीच में हमें ये भी पता चलता है कि आखिरकार बंदा आरिसु को बचाना क्यों चाहता है। सीजन 2 के एंडिंग में बंदा और याबा ने एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया था, रियल वर्ल्ड में वापस ना जाने का। उन्होंने बॉर्डरलैंड का सिटीजन बनना ज्यादा सही समझा। और मुझे ऐसा लगता है कि बंदा ने बॉर्डरलैंड में रहना इसलिए सही समझा क्योंकि भाई यहाँ पर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है, और बंदा जैसे मैनिपुलेटिव दिमाग के लिए ये एक परफेक्ट प्लेग्राउंड है। सीजन 3 में बंदा अपने डिसीजन से एकदम खुश दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे उसको लगता है कि बॉर्डरलैंड बहुत बोरिंग होता जा रहा है। और बंदा ये सोचता है कि अगर आरिसु यहाँ पर आ जाता है तो ये गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। अगर वो एक मास्टरमाइंड प्लान बनाता है जो कि आरिसु को बॉर्डरलैंड में वापस ले आए तो क्या ही बात होगी। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में सबसे पहला उसको मोहरा दिखता है ओसागी का। अगर वो ओसागी को बॉर्डरलैंड में ले आता है तो आरिसु अपने आप आ जाए। वो रियोजी को टारगेट करता है क्योंकि बंदा को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि रियोजी के अंदर एक आफ्टर लाइफ देखने का ऑब्सेशन है। बंदा उसको प्रॉमिस करता है कि अगर वो ओसागी को बॉर्डरलैंड में ले आता है तो वो उसको आफ्टर लाइफ के बाद की लाइफ दिखाएगा। ऊपर से बंदा ओसागी के फादर की मौत को एक ट्रिगर बनाता है। उसको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता थी कि ओसागी जैसे ही बॉर्डरलैंड में वापस आएगी आरिसु उसके पीछे खिंचा चला आएगा। रियोजी की बात हो रही है तो चलो इस बारे में भी बात कर ही लेते हैं कि उसका ये जो हृदय परिवर्तन है आखिरकार ये कैसे हुआ। इसके लिए हमको दोस्तों उसकी पूरी एक स्टोरी जानना पड़ेगा। रियोजी पहले एक साइंटिस्ट और टीचर रह चुका है, लेकिन उसका सपना था आफ्टर लाइफ को देखना, मतलब मौत के बाद क्या होता है एक इंसान के साथ, उसके बारे में सच समझना। इस ऑब्सेशन के चक्कर में वो एक बहुत ही डेंजरस एक्सपेरिमेंट करता है उसके खुद के एक स्टूडेंट के ऊपर। पर दुखद बात ये होती है कि वो स्टूडेंट कभी भी उस प्रोसीजर से दोबारा नहीं जाग पाती। अब इसके बाद भाई जो होता है वो शायद दोस्तों आपने ध्यान से नहीं देखा। ये इंसिडेंट रियोजी को बहुत बुरे तरीके से अंदर से तोड़ देता है। गिल्ट इतना भी ज्यादा होता है कि वो अपनी ही जान लेने की कोशिश करता है, पर उसकी मौत की बजाय वो बॉर्डरलैंड में पहुंच जाता है। बॉर्डरलैंड्स की गेम जीतने के बाद वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है और उसको पूरे तरीके से इस बात पर यकीन हो जाता है कि मौत के बाद भी एक जिंदगी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी को ये बात प्रूफ नहीं कर पाता। लोग उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते और कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि भाई इस स्क्रिप्ट को कहीं मूवी में दिखा दो तो वहां से पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद उसको बंदा मिलता है और इसके बाद की कहानी दोस्तों आपको पता ही है। बॉर्डरलैंड में रियोजी के पास 2 चांसेस होते हैं ओसागी को मारने के, और हर बार उसके दिमाग में वो पुरानी स्टूडेंट याद आ जाती है जिसका सपना और क्यूरियोसिटी उसकी मौत का रीजन बने। वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ जाता है कि अपने लक्ष्य और अपने ज्ञान के लिए किसी बेगुनाह की जान लेना
गलत है। दोनों ही बार वो मुसागी को मारने का डिसीजन नहीं लेता, चाहे उसके सपने और बंदे का प्रॉमिस सामने ही क्यों ना हो। ये शो जैसे ही एंड होता है तो हमको सबसे बड़े बड़े सरप्राइजेस देके जाता है। आयरिसु अब एक काउंसलर के रूप में काम करता है। वो अपने सारे पेशेंट से एक ही सवाल पूछता है कि तुम्हारे लिए जीने की असल वजह क्या है। और ये सारे पेशेंट्स होते हैं बॉर्डरलैंड के पुराने कैरेक्टर्स। इस सीक्वेंस में हमको क्यूना, अगुमी, अकाने, निरागी और चिसिया भी दिखता है। भले ही दोस्तों यहाँ पर चिसिया थोड़ी देर के लिए दिखा, लेकिन भाई यहाँ पर मेरा दिल तो उसको देखकर खुश हो गया था। आपका क्या हाल था दोस्तों, प्लीज नीचे देख के कमेंट बॉक्स में बताना। भले यार इस कैरेक्टर का रोल एंड में छोटा सा क्यों ना हो, शो ने उसे इंक्लूड करके एक स्पेशल कनेक्शन बनाया रखा। और सबसे बड़ी बात आन का कमबैक। लेकिन आन का रोल दूसरे के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट था। वही आरिसु को हेल्प करती है बॉर्डरलैंड में वापस ले जाने के लिए, ओसागी को बचाने के लिए। लेकिन इन सब में दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आन को बॉर्डरलैंड का इतना सब कुछ क्लियर कैसे याद है, वो बंदा को कैसे देख पा रही थी। इन सब के बारे में दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जाते जाते सीजन 4 के बारे में दोस्तों आपसे बात कर लेते हैं। सीजन 3 आरिसु और ओसागी के लिए एक कंप्लीट क्लोजर है और हम सबको लगता है कि भाई इन दोनों की स्टोरी लगभग खत्म हो चुकी है। पर शो के लास्ट मोमेंट में हमको एक ऐसा मोमेंट दिखता है जो कि क्लियर ये हिंट देता है कि कहानी भी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो नेटफ्लिक्स इसको वैसे ही सेट कर रहा है जैसे उसने स्क्विड गेम के साथ किया। इवन एलिस इन बॉर्डरलैंड और स्क्विड गेम की कंट्रीज भी सेम रख दी है। बहुत हद तक ये चांसेस है कि नेक्स्ट सीजन में हमको अमेरिकन कैरेक्टर्स दिखाई देंगे जो कि एलिस इन बॉर्डरलैंड को एक नया जन्म देगा। अभी तक भाई कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, पर सीजन 3 के बाद ये वाइब स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि अगर ये इंस्टॉलमेंट अच्छा परफॉर्म करती है तो नेटफ्लिक्स डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करने वाला है। इसके बाद भी दोस्तों सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आरिसु और ओसागी और हमारे फेवरेट प्लेयर जैसे कि चिसिया वगैरह वापस आने वाले हैं या फिर सीजन 4 कंप्लीटली न्यू कास्ट और न्यू स्टोरी लाइन पर चलेगा। फिलहाल तो भाई एक चीज क्लियर है कि ओरिजिनल कैरेक्टर्स की कहानी पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, उसको एक सेटिस्फाइंग फेयरवेल मिल चुका है। लेकिन बॉर्डरलैंड के गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ और यही हिंट दोस्तों को सीजन 3 के एंड में मिलता है कि शायद आने वाले समय में और भी ज्यादा डेंजरस गेम खेले जाएंगे और बॉर्डरलैंड का यूनिवर्स जो है वो और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। भाई बॉर्डरलैंड की हमारी जितनी भी थ्योरीज थी वो ऑलमोस्ट सबकी सब सही साबित हुई है। ना मानो तो भाई हमारे प्रीवियस वीडियो देख लेना, फिर सब्सक्राइब भी कर देना यार। मतलब बाकी हार दोस्तों ब्रूटल मूवीज किलर्स ऑलरेडी आउट हो चुकी है, यहाँ पर क्लिक कर उस वीडियो को सीधा देख सकते हो। बाकी हार दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।